हेलो स्टूडेंट्स, आज के ट्यूटोरियल का टॉपिक है द न्यू एंड डार्क इंटरप्रिटेशंस ऑफ वी द पीपल। इस टॉपिक को आप एडिटोरियल के कवर से कर पाएंगे GS2 के जो पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो पार्ट है, जिसमें हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज प्रेएम्बल कवर होता है, इसे आप कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, वी द पीपल क्या होता है, इस पे आ जाते हैं। वी द पीपल हमारा जो प्रियम्बल है, उसकी जो स्टार्टिंग है उसकी यहीं से है, वी द पीपल। कंट्रोवर्सी में क्यों आ गया? अभी ये चीज न्यूज में इस वजह से आई है क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे हैं वही चेयरमैन भी होते हैं राज्यसभा के, जगदीप धनखड़। इन्होंने क्या किया, अभी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जहाँ पे वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे जयपुर राजस्थान में। उन्होंने जुडिशरी को टारगेट करके कुछ ऐसे स्पीचेस में वर्ड्स बोल दिए जहाँ पर उनका व्यू, वी द पीपल पे जो उनका व्यू है, तो उस पे उन्होंने अपना जो एम्फेसिस दे दिया, प्राइमेसी जो दे दी, मेन जो उन्होंने बताया, तो वो इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स को बताया। वहीं पे जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है, उन्होंने सपोर्ट किया धनखड़ के व्यू में कि वो जो सेपरेशन ऑफ पावर है कॉन्स्टिट्यूशन में, उन्होंने प्राइमेसी दिया है इसको इलेक्टेड लीडर को। जो हमारे इलेक्टेड लीडर्स होते हैं वही हमारे लोकसभा में जाते हैं, बैठते हैं। ठीक है, लोकसभा है, राज्यसभा है, और ऐसे स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेचर में हमारे इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जिसको हम वोट देकर सीट पे बैठाते हैं। तो ये क्वेश्चन क्यों आया वहाँ पे, मतलब धनखड़ ने जो बोला उसका क्लियर व्यू नहीं था, लेकिन दबे अल्फाजों में उनका यही मतलब है। डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स हैं, पार्लियामेंट, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। तब जो सेपरेशन ऑफ पावर जो है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का, के व्यू से एग्जैक्टली ये चीज बोला नहीं है, लेकिन उन्होंने इस चीज इस तरह से एम्फेसिस दिया कि उन्होंने पूरा जो सेंटर ऑफ पावर है उसको बता दिया इलेक्टेड पीपल जो होते हैं, इसको लोग इलेक्ट करते हैं, और जो बाकी हैं वो काइंड ऑफ इंफीरियर है, और जो इलेक्टेड है वो सुपीरियर है, ऐसा इन्होंने बताया है। फिर उसके बाद अब देखते हैं पहले कि वी द पीपल की मीनिंग क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी वी द पीपल जो है उसमें पीपल को डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन पीपल का मतलब सिटीजन है। सिटीजन से किसी ग्रुप या किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से नहीं है, ग्रुप ऑफ पीपल से नहीं है। और पीपल जो है वो जुडिशरी में भी है, एग्जीक्यूटिव में भी है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशंस में भी है। वहीं पर जो मिलिट्री पर्सन है, हमारे पुलिस और पब्लिक एंटरप्राइजेज है, या वास्ट लेवल पे जो हमारे प्राइवेट सेक्टर्स हैं, वो भी कोई लेस पीपल नहीं है, वो भी पीपल ऑफ इंडिया इक्वली है। हमें हमारे जो आइडेंटिफाई हम अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो जो लेजिस्लेचर में हम बिठाते हैं, या हमारे राज्यसभा में, लोकसभा में जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, अगर वही अपने आप को पूरे इंडिया का वो मान ले कि हम ही है रिप्रेजेंटेटिव, हमारे ही पास पावर है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो वी द पीपल है वो कहीं ना कहीं वो कॉन्सेप्ट जा रहा है। ठीक है, आप किसी भी कोई भी, मतलब जो हमारे डेमोक्रेसी के 3 पार्ट्स हैं, जो कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर है, कोई एक दूसरे की पावर में अगर हैम्पर कर रहा है, एक दूसरे की पावर को असर्व कर रहा है, तो ये चीज़ गलत होगी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनश्राइंड है, लिखा हुआ है कि सेपरेशन ऑफ पावर, और अगर ये चीज़ सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के पन्ने को पलटे और ना भी पलटे तो भी हमारी या किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में सेपरेशन ऑफ पावर ही होता है, तीनों। ठीक है, और आज हम इस पे बात कर रहे हैं। जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमने जो लिया उसको 1950 में लिया, और आज कितना है 2023। ठीक है, हमारा देश आज़ाद हो गया, ऑलमोस्ट कितना ये सारी चीज़ों को लेकर हो गया, ऑलमोस्ट 7 डिकेड, 70 साल से ज़्यादा पे चल रहे हैं। और फिर भी आज हमें क्या चीज़, री एजुकेशन की किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है? एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। हम अभी भी जो डेमोक्रेसी का एसेंस है, हमारे जो है, मतलब हमारी जो गवर्नेंस कैसे होगी, आज हम उस पर फिर से डिस्कस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो और इस तरह की बातें किन से आ रही हैं? गवर्नर से, जो कि मतलब काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट भी कर रहे हैं। इलेक्टेड गवर्नमेंट जो वेस्ट बंगाल में हुई है,
उनके लिए कुछ ना कुछ मतलब प्रॉब्लमैटिक खड़ा कर दिया, उनके लिए बोल दिया, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। ये सारी चीज़ें लगातार होती आ रही हैं, इस वजह से इस पे काफ़ी एडिटोरियल्स भी आ रहे हैं और मैंने भी पहले इसके कवर कराया है, जो गवर्नर ने कुछ कुछ कह दिया था उस पर। तो अब जब डेमोक्रेसी की हम बात करेंगे तो हम दो कंट्री के डेमोक्रेसी से इन्फ्लुएंस्ड है, वो है यूएस और यूके। अगर हम अपनी मतलब अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, प्राइमेसी ऑफ पार्लियामेंट की, और उसके साथ जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, ये तीनों चीज़ें अब डिस्कशन में आ गया। तो इंडिया दो कंट्री से फेमिलियर है, यूएस एंड यूके। यूएस में प्रेसिडेंट के पास पावर होती है और उनके पास इनफैक्ट वो भी पावर है कि वो जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं, और वो जो जब अपॉइंट करते हैं उस चीज़ को कंफर्मेशन देते हैं कांग्रेस वाले भी, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो होते हैं यूएस के, वो इंडिया से डिफरेंट है। यूएस के प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्टेड हैं, लोग वहाँ पे उन प्रेसिडेंट को चूज़ करते हैं डायरेक्ट वोट देकर, ठीक है। और वहीं पर अगर आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में देखें, जैसे इंडिया जो है, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के पास पावर है। इंडिया ने जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो लिया है वो यूके से लिया है, और इस चीज़ को भी मैंने कवर किया था एडिटोरियल में कि हमारा जो वेस्टमिंस्टर मॉडल है, हमने जो लिया है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी लिया है, वो प्राइम मिनिस्टर को हमारे सुप्रीम पावर दी है। हमने यूएस की तरह प्रेसिडेंट को मेन पावर नहीं दी, हम चूज़ करते हैं डायरेक्टली अपने प्राइम मिनिस्टर को। इस वजह से हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर के पास डी फैक्टो सुप्रीम पावर है, ठीक है। तो अब जब वहीं पर हम चूज़ कर रहे हैं तो एक जुडिशियल रिव्यू का एक स्कोप आ जाता है। वहीं यूएस प्रेसिडेंट में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इंडिया में जुडिशियल रिव्यू का प्राइम मिनिस्टर के लिए या किसी भी कोई डिसीजंस हो रहे हैं तो वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है, कि जुडिशियल रिव्यू भी होनी चाहिए। यूएस की भी सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू करती है, और हमारे जिस तरह से इलेक्ट होके जा रहे हैं तो हमारे पास भी एक, बल्कि उसकी इम्पोर्टेंस और बढ़ जाती है। अगर यूके में देखें तो यूके जो रन करता है कन्वेंशन पे, और वो जो कन्वेंशंस होते हैं वो हाउस ऑफ कॉमन पास करते हैं। कन्वेंशन काइंड ऑफ एक अग्रीमेंट है जहाँ लोग किसी भी बात से सहमति दे देते हैं अपनी। यूके में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, और वहीं से फिर जुडिशियल रिव्यू आता है, ठीक है। लेकिन जो उनके कन्वेंशंस हैं जो होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, और वो उसको प्राइमेसी, उसको मेन तवज्जो अपने कन्वेंशंस को देते हैं। और कन्वेंशन को यूके के आप हटा नहीं सकते हैं, वो वहाँ का इनवायलेबल ट्रेडिशन है। लॉ तो चेंज हो सकता है, वायलेट हो सकता है, रिपील हो सकता है, हट सकता है, लेकिन वहाँ पे कन्वेंशंस चले आ रहा है, ठीक है। एक यूके में एक और चीज़ का चलन है कि जो वहाँ के जो स्पीकर होते हैं हाउस ऑफ कॉमन में, अगर है हाउस ऑफ कॉमन से इलेक्टेड हैं, तो वो क्या करते हैं, जब स्पीकर बनते हैं तो वो नॉन पार्टी मैन बनने के लिए, मतलब वो किसी के पक्षपात नहीं है, तो वो क्या करते हैं, रेजिग्नेशन दे देते हैं अपनी, जिस भी पार्टी से वो आए वो रेजिग्नेशन दे देते हैं, और वो इम्पार्शली अपने जजमेंट देने के लिए फिर वो सिर्फ सोली स्पीकर की पोस्ट पर रहते हैं। ऐसा इंडिया में भी देखने को मिला है। फर्स्ट 2 स्पीकर जो हमारे थे, जीवी मावलांकर और एम अनंतसैमन अय्यंगार, और उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी, इन्होंने भी रेजिग्नेशन दे दिया अपनी। और इन्होंने क्या किया कि ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो भी इस चीज़ को मतलब दिखाना चाहते थे कि जो भी गवर्नमेंट बनी है उसकी इक्वल पावर उनको भी है, माइनॉरिटी पार्टीज़ के लिए काइंड ऑफ इम्पार्शियलिटी शो करने के लिए, जो कि हकीकत है। तो उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। तो यूके में क्या एक चीज़ होती है कि अगर यूके में अगर कोई पार्टी हट गई, सपोज कोई सी भी XYZ पार्टी है रूल कर रही है, अब उसका टेन्योर ख़त्म हो गया, अब दूसरी पार्टी आ गई, लेकिन जो स्पीकर होते हैं वो चेंज नहीं होते। इंडिया में
यहाँ पर एक थोड़ा सा चेंज है कि इंडिया के जो स्पीकर होते हैं वो चेंज होते हैं, फिर जब तक नए स्पीकर नहीं बनते हैं तो वो पुराने स्पीकर रहते हैं और फिर फ़ौरन वो नए स्पीकर आ जाते हैं। ठीक है, कोशिश किया था पहले 2 स्पीकर जो लोकसभा के थे उन्होंने इस तरह का कुछ कन्वेंशन लाने की, लेकिन लोग अग्री नहीं हुए वहाँ के पार्लियामेंट में, तो ये ऐसे कन्वेंशंस आ नहीं पाए। और यहाँ पर हमारे कंट्री में कन्वेंशन को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, हम ज़्यादा अपने कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ को देते हैं। ठीक है, अब बात होती है उसकी कि B.R. अम्बेडकर का क्या कहना है कन्वेंशन पे। तो B.R. अम्बेडकर कहते थे कि किसी भी डेमोक्रेसी को लर्न करने के लिए, मतलब चलाने के लिए, रन करने के लिए लॉ सिर्फ नहीं चाहिए, वहाँ पर जो कन्वेंशन है वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अनलेस कन्वेंशन, अगर कन्वेंशन को सॉलिडिफाई नहीं किया जाए और कॉन्स्टिट्यूएंट लॉ में, तो मतलब जो हमारे पूरे बंधे हुए हैं सारे इंस्टीट्यूशन, और वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। हमारे जो पर्पस है कॉन्स्टिट्यूशन के, लोगों को, अपने सिटीजन को प्रोटेक्ट करने का, वो कहीं ना कहीं ख़तरे में आ जाएगा। लेकिन वहीं पे उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम अपने कन्वेंशंस को लॉ में चेंज करें तो दिक्कत भी हो सकती है, ये भी कहते हैं अम्बेडकर। ठीक है, लेकिन आज जो जुडिशरी की जो पावर है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो उसकी अथॉरिटी है, वो कहीं ना कहीं बाय एंड लार्ज वो रिफ्यूजिंग टू डिविएट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो जो उनको कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उससे वो डिविएट होती हुई दिख रही है, ऐसा कह रहे हैं। और वहीं इलेक्शन कमीशन जो है इंडिया का, जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराने की जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वहीं सिविल सर्विसेज हैं, पुलिस हैं, ये सब एग्जाम्पल हैं हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल और अदर लीगल इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं उससे क्या कर रहे हैं, डिविएट हो रहे हैं। ठीक है, जब हम आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे आप, तो वो उससे हम क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं बेसिक ऑफ अपने बेसिक स्ट्रक्चर से क्या हम देखते हैं कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो जिसको रिकॉग्नाइज कर दिया है बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ ऐसा मेन पार्ट, इतना ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, कोई पर्टिकुलरली पूरा मेंशन नहीं है, लेकिन थ्रू कन्वेंशन, थ्रू वेरियस जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट हमने ये डिराइव किया, कुछ चीज़ें हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कोई भी ऐसी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन की जो उसका मतलब जो उसकी ओरिजिनलिटी को हैम्पर करेगी, तो वो हो गया वो चीज़ वो कोई भी लॉज हम लाने नहीं देंगे जो ओरिजिनलिटी को हैम्पर करेगी। और ओरिजिनलिटी को प्रोटेक्ट करना, और जो ओरिजिनलिटी है वही है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमारे जैसे सेपरेशन ऑफ पावर है, सेक्युलर है, ये सब चीज़ें हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कौन करता है, तो ऑफकोर्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करता है। और ये कोशिश होती है, अब इन लोगों में आपस में लड़ाई रहती है, लेजिस्लेचर कुछ लॉज निकालते हैं, सुप्रीम कोर्ट उसको अगर नल एंड वॉइड कर देता है। ठीक है, उसका एग्जीक्यूशन किसी भी लॉ का एग्जैक्टली जो गवर्नमेंट इन पावर होती है उसमें ही होते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं वो होते हैं। अभी जो मतलब लगातार ये जो इशू रहा है, धनकर बोल रहे हैं या गवर्नर इशू कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया, स्टेट लेजिस्लेचर की पावर को मतलब उसके ऊपर जाके बोल रहे हैं। अगर गवर्नर, क्योंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर और उनके जो कैबिनेट के मेंबर्स हैं या उनके जो वो हैं लीडर्स हैं वो हैं, और जो स्टेट लेजिस्लेचर में सारे मेंबर हैं, एक तो वो हो गए, और दूसरे जो हैं गवर्नर क्या हेड ऑफ द स्टेट है, लेकिन गवर्नर क्या हो रहे हैं, वो अपॉइंट हो रहे हैं सेंटर से। तो मेन जो रियल पावर यहाँ पे चीफ मिनिस्टर के पास है। अगर गवर्नर और चीफ मिनिस्टर कंसेंसस में होकर काम नहीं करेंगे तो वो स्टेट के लिए प्रॉब्लमैटिक होगा। अगर गवर्नर स्टेट लेजिस्लेचर की पावर को ओवररोड करेगा तो भी दिक्कत आएगी। ठीक है,
और अगर इस तरीके से करते हैं तो हमारे पास फिर वही क्वेश्चन आ जाता है, वेयर इज द पावर ऑफ द पीपल एज रिप्रेजेंटेड बाय द लेजिस्लेचर, क्योंकि हमारी वी द पीपल की जो पावर है वो लेजिस्लेचर के पास है, लेकिन इन जनरल जितने पीपल है इंडिया के उनके पास है। तो इस तरह का एक वर्चुअल लड़ाई हो रही है पावर के को लेकर स्टेट गवर्नर्स में, और वहाँ की जो लेजिस्लेचर है उसमें। वहीं सेंटर जो है लगातार क्वेश्चन कर रहा है कि मतलब अपने अपने स्टेट्स को लेके जो लोग मतलब सेंटर अपनी पावर को ओवरशैडो करना चाह रहा है, स्टेट अपनी लड़ाई में है। और गवर्नर का यहाँ पे क्यों रोल है यूनियन गवर्नमेंट या सेंटर गवर्नमेंट से, क्योंकि गवर्नर जो है उसको सेंटर अपॉइंट करती है। लेकिन इसका कहीं ये मतलब नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो गवर्नर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसको सारा काम मतलब स्टेट के ही फायदे को या स्टेट के जो इलेक्टेड लीडर्स हैं उनके एड और एडवाइस पे करना है, ठीक है। और अगर ऐसा करते हैं कुछ इस तरह का, इससे कुछ अलग जाती है चीज़ें कि अगर कोई जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट से अपने आप को सुपीरियर बताए और गवर्नर को प्रॉक्सी की तरह यूज़ करके स्टेट के जो जजमेंट्स हैं, जो लॉज हैं उसमें कुछ बोले, तो फिर वो कहीं ना कहीं हमारी जो स्टेट की डिग्निटी है, जो पीपल ऑफ स्टेट जो रह रहे हैं उनकी, वो इन्फीरियर हो गई और वो अपने आप को पावर ज़्यादा दिखा के फिर पावर ज़्यादा वो आउटसाइड स्टेट लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक फिर आ जाता है रोल सही जजमेंट का जुडिशरी का, ठीक है। अब इसके कंक्लूजन पे जाते हैं कि जहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर एक्सेप्टेबल है सेंटर को, लेकिन वो एप्लीकेशन नहीं है अगर स्टेट में, ठीक है। जहाँ पे हम गवर्नर को अपॉइंट कर देते हैं, सेंटर अपॉइंट करता है, और वो अगर डिफाई कर रहा है लेजिस्लेचर को किसी भी काम करने में, उनकी बात मानने में इलेक्टेड गवर्नमेंट की, तो वो ये चीज़ हमारा पूरा मतलब एक केओस खड़ा कर देगा, ऐसे जो आपस की लड़ाई है, ठीक है। कोई भी स्टेट अगर डोमिनेट कर रहा है, स्टेट के अगर कोई भी गवर्नर डोमिनेट कर रहे हैं वहाँ के इलेक्टेड गवर्नमेंट पर, तो ये चीज़ गलत होगी, क्योंकि एड एंड एडवाइस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेंबर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में जो मेंबर्स थे, उन्होंने अपने बेस्ट माइंड से इंडिया की जब मूवमेंट को जो जनरेशन थी उनको सोच कर उन्होंने ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में रखते हुए सारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टें बनाई थी। अगर उन्हें कुछ इस तरह का ही करना होता, किसी को ज़्यादा पावर किसी को कम, इस तरह से, तो ये एक टोटलिटेरियन स्टेट हो जाता। और जो हमारे आइडियल ऑफ डेमोक्रेसी है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है, उससे हम काफ़ी दूर आ जाते, ठीक है। और अगर पीपल ऑफ इंडिया इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये जो भी चेंजेस है, और रूलिंग पार्टी अप्रोच कर रही है कि मतलब अपनी मेजॉरिटी में जो कंट्री में वहाँ पर अपना एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देना, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करके अपने आप को ओवरशैडो करना चाह रही है किसी भी बेसिस पे, रिलीजन, स्टेट या रीजन्स पे, तो इंडिया का भी वो दिन दूर नहीं जब इंडिया भी रशिया, चाइना और टर्की की तरह हो जाएगा। तो इस पर ये आज का एडिटोरियल एनालिसिस एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।